अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एटम्स और केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर है। इट वाज प्रीवियसली डिस्कस्ड इन वन ऑफ माय वीडियोस, लेकिन बट देन आई आल्सो फेल्ट एंड फ्रॉम द फीडबैक दैट आई गॉट कि आप ज़रा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करें। सो बॉन्डिंग की जब हम बात करेंगे तो आई एम ओनली गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, और उसके बाद कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर जो उसकी टाइप्स हैं। आई एम नॉट गोइंग टू ड्वेल फर्दर इनटू और आई एम नॉट गोइंग टू गो फर्दर इनटू अदर काइंड्स ऑफ बॉन्डिंग, बिकॉज ये मैंने पहले भी बताया है कि आपके CSS के सवाल से ये चीज़ रेलिवेंट नहीं है। You are not here to become biologists, or you're not here to do a master's in chemistry or physics or IT. You're only supposed to have an overall and a general view of millions of a lot of topics जो कि आपके कोर्स के अंदर हैं। आपका सिलेबस जो है it is so diverse that it is impossible to just go into the details of everything, और वो relevant नहीं है CSS के लिए। So for everybody who has, let's say, a better understanding of bonding or a better understanding of astronomy or let's say food, जो कि आपका एक और separate section है, आप बहुत अच्छी बात है and you can use your own sufficient knowledge as well, लेकिन CSS के लिए required नहीं है। तो for a 5-mark question which only requires a 1.5 to 2 page answer, you're only supposed to know about the main points of every topic. चलिए अब आगे इसमें बढ़ते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बताऊंगी, I have written it down on the slide so it's easier for you. We're going to discuss how atoms जो है आपकी basic जो है unit of matter होता है, as I've mentioned in the first line, and it's also the defining structure of the elements. अब now you need to understand, ठीक है, you need to have a basic understanding of what a common or what an atom contains, ठीक है। It will have 3 basic particles, ठीक है। इसके न्यूक्लियस के अंदर जो सेंटर ऑफ द एटम होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे और आपके साथ न्यूट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे लिखा भी होगा the nucleus of the atom contains the protons जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं and the neutrons that don't have a charge। ठीक हो गया, ये आपका न्यूक्लियस आ जाता है। आउटरमोस्ट रीजन्स होते हैं एटम्स के, उसमें इलेक्ट्रॉन वो शेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल्स कहलाते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, बट दे आर समथिंग लाइक दिस। दिस इज योर न्यूक्लियस। तो इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन शेल्स बने होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर थ्रू द क्रॉस आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रॉन। इस तरह आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक कॉन्फ़िगरेशन में वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। सो द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्रोटॉन balances the negative charge of the electrons in a neutral atom. So आपके न्यूट्रल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा जी, ये भी वही बात कर रहे हैं कि 2 रीजन्स होते हैं, न्यूक्लियस जो कि सेंटर होता है और आउटर रीजन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज, इट इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं देयर अनचार्ज्ड पार्टिकल्स। ये देख लीजिए एक डिपिक्शन है। अगर तो कोई सवाल इस तरह का आता है एटम के ऊपर या एटम की कॉम्पोजिशन के ऊपर, तो इस तरह से एक बेसिक सी डायग्राम बना दें। तो माइनस साइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव चार्ज, सिमिलरली द पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स द पॉजिटिव चार्ज, द प्लस साइन, ठीक है। ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर 2 उसने न्यूट्रॉन बनाए हुए, 2 प्रोटॉन्स बनाए हुए और उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए इलेक्ट्रॉन आपके शेल के अंदर। ठीक हो गया। इट्स अ वेरी इजी डायग्राम, मेक श्योर यू मेक दिस इन योर एग्जाम। अच्छा जी, अगेन उसने चार्जेस का बताया है, +1 है और -1 है, ठीक है। अगर आप डिपिक्शन, अच्छा दिस इज जस्ट अनदर डिपिक्शन ऑफ हाउ यू कैन शो द चार्जेस ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एग्जाम पेपर। आप बता सकते हो कि जी प्रोटॉन का +1 है, न्यूट्रॉन को 0 से आप कर दें इंडिकेट, और इलेक्ट्रॉन का -1 है। ठीक हो गया। न्यूट्रल एटम में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स orbiting the nucleus is equal to the number of protons inside the nucleus. इसी की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो कैंसिल कर देता है एक दूसरे को, जिसकी वजह से जो एक न्यूट्रल एटम के ऊपर नेट चार्ज होता है वो 0 होता है या कुछ नहीं होता। अच्छा जी, ये कुछ डेफिनेशंस है एंड मेनली दिस इज फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। सेकेंडली, अगर एमसीक्यूज में आपको आ जाए, ठीक है, मास नंबर जो है वो कहलाता है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and the number of neutrons in an atom. तो जितने भी टोटल न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनको आप प्लस करेंगे तो वो आपका मास नंबर हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, जितने आपकी प्रोटॉन्स होते हैं। सही हो गया। सिमिलरली इफ यू सब्ट्रैक्ट द मास नंबर and the, if you
इफ यू सब्ट्रैक्ट द एटॉमिक नंबर फ्रॉम द मास नंबर, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके न्यूट्रॉन्स पता चल जाएंगे। अच्छा जी, एटॉमिक मास जो होता है वो एक एवरेज मास होता है एक एटम का। ये आपको फिगर्स याद करने की जरूरत फॉर योर 5 मार्क क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यू नीड टू नो द masses फॉर द MCQs। अगर आ जाते हैं तो ऐसा करेगा कि वो एक आधा चेंज कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1.67 है तो ही माइट जस्ट चेंज गिव यू अनदर ऑप्शन 1.57। तो उस टाइम पे बंदा कंफ्यूज होता है, याद नहीं आ रही होती, तो इतनी एग्जैक्ट फिगर्स आपको ना उस तरह से कंफ्यूज कर रही होती हैं। तो फॉर दैट पर्पस ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जी एक पर्टिकुलर मास एटम का क्या होता है। ठीक हो गया। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका सेम मास होता है अबाउट इतने ग्राम्स। ठीक हो गया। ये एटम्स का नहीं है, ये प्रोटॉन्स का होगा या न्यूट्रॉन्स का होगा। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका मास कम होता है, which is 9.11 into 10⁻⁻28 grams. It is also quite possible that in several other books you will find different masses. Points का कोई ना कोई फर्क होता है, but more or less अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आता है तो वो बहुत बड़े डिफरेंस से आपको और ऑप्शंस देगा, so you don't need to worry about that. अच्छा जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत छोटा होता है, they do not contribute much to the element's overall mass. तो इसीलिए जब आप एटॉमिक मास को कंसिडर करते हैं तो देन यू ओनली टेक द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। इन दोनों का मास लेके आप एटम का एक मास कैलकुलेट करते हैं। यू टेंड टू नेग्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन मास बिकॉज वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। अच्छा जी, अच्छा दिस इज व्हाट आपका जो एटॉमिक सिंबल है वो इस तरह से दिखेगा। यहाँ जो नीचे चीज होती है, ठीक है, ये आपका जो Z डिपिक्ट कर रहा है ये आपका एटॉमिक नंबर होता है, विच इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। सेकेंडली जो ऊपर चीज होगी ए, जो सिंबल आपका छोटा सा होगा नंबर, वो मास नंबर होगा, विच इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लीजिए, मास नंबर इसका 14 है नाइट्रोजन का, और उसके बाद एटॉमिक नंबर इसका 7 है। ठीक है। अच्छा, एक और डेफिनेशन है जो ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ इट इज not a lot of relevancy to bonding. आपके you only need to know this for your MCQs again. Isotope क्या होते हैं? ऐसा एलिमेंट जहाँ पे atoms have the same number of protons, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, इनके एटॉमिक नंबर्स जो है 6 and 6 ये सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है। सो फॉर इंस्टेंस मास का नंबर इसका ये है 12 है और एटॉमिक नंबर इसका 6 है। इन्होंने ऊपर नीचे किया हुआ। अच्छा जी, टोटल क्या हो गया? 12 - 6 6, तो इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन्स है। हाउएवर यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो ज्यादा है। क्यों? बिकॉज दीज आर आइसोटोप्स। ठीक है, वो सेम एलिमेंट होता है बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले whenever I always tell you, whenever you start your answer, ठीक है, always mention the definition first. So in this case you have to mention the definition of a chemical bond कि exactly होता क्या है। अच्छा जी, a chemical bond is elastic attraction between atoms, ions or molecules that enables the formation of chemical compounds. ठीक है, ये missing है, ठीक, the bond may result from electrostatic force of attraction between oppositely charged ions as ionic bonds or through the sharing of electrons as in covalent bonds. तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक बॉन्ड के नतीजे में नजर आती है आपके बिटवीन आयंस, वो ये होती है कि या तो वो एज आयोनिक बॉन्ड्स होगी, ठीक है, या तो एक आयोनिक बॉन्ड बनाएगी या कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। होता यह है कि जब ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगी, जिस तरह आयोनिक बॉन्ड में एक जो आपका आयन पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। उन दोनों के बीच के जब ऑपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट करते हैं देन दे मेक एन आयोनिक बॉन्ड। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक बॉन्ड जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, क्योंकि जब आयोनिक बॉन्ड के पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से बनते हैं जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस देन दैट मींस दैट इट्स एन आयोनिक बॉन्ड। सिमिलरली जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर जब होते हैं दो पार्टिकल्स के बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में, तो उसके बाद वो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन आयोनिक एंड अ कोवेलेंट बॉन्ड। आगे अगेन वी आल्सो हैव द डेफिनेशन, जिसमें सबसे पहले ये है कि द आयोनिक बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट मेक्स द बॉन्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स। ठीक हो गया, आपके दो एटम्स होंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होता है
और वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स होती है विच इज बिटवीन एटम्स इन द सेम मॉलिक्यूल। ठीक हो गया, बिकॉज इट इज द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, उसके बीच में शेयरिंग हो रही है, H2O हो गया फॉर इंस्टेंस, तो क्योंकि शेयरिंग बीच में हो रही है इसलिए वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होती है बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल। अच्छा जी, उसके बाद ये पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है लेकिन ये डिफरेंट आ जाएगा। सो व्हेन वी आर डन विद, आगे जाके व्हेन वी आर गोइंग टू बी डन विद आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, देन वी आर गोइंग टू सी टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, एक जो होते हैं वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं और एक जो होते हैं वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। उसकी हम डिस्क्रिमिनेशन बाद में जाके करेंगे। पोलैरिटी होती क्या है? इट इज द वे इन विच एटम्स बॉन्ड विद ईच अदर। ठीक है, क्योंकि जब आप कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल तब आपका राइज होगा जब एक एटम जो है वो ज्यादा अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अपनी ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पुल कर रहा होगा, विच इज वाई पोलैरिटी इज गोइंग टू बी हाई ओवर देयर। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट लेटर एज वेल। ठीक है, जो आपको समझ आ जाएगा कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। ठीक हो गया। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट अ पोलर मॉलिक्यूल अराइजेस व्हेन वन ऑफ द एटम्स exert a stronger attractive force on the electrons in the bond। ठीक है ना, it all depends upon कौन strongly pull कर electrons towards each other। ठीक हो गया। Moving on, सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जिसमें मैंने को बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है, वैलेंस आर लॉस्ट फ्रॉम वन एटम एंड गेन्ड बाय अनदर। क्योंकि दे आर लॉस्ट फ्रॉम वन एटम, ठीक है, जब आप एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव आयन बन जाता है। Similarly, when electrons are gained by another atom, it becomes a negatively charged ion। तो मैं आपको आगे बताती हूँ क्यों ऐसा होता है, ताकि एक स्टेबल, मकसद ये होता है कि एक स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए फॉर बोथ द एटम्स इन्वॉल्व। एक आयोनिक बॉन्ड में एक प्रॉपर एटम ए की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट हो और एटम बी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली होती ये है, स्टेबल वाली क्या होती है? इट रिफर्स टू एन एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है। वैलेंस शेल या जो आपका आउटर मोस्ट शेल होता है, जब वो कंप्लीट होता है, और कंप्लीट कब होता है? अकॉर्डिंग टू स्टेबल, जो आपका अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, आपने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से कराना है कि या तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, नोबल गैसेस की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, their valence shell is complete, they have 2 or 8 electrons in their valence shell। ठीक है, इसीलिए they do not gain, lose or share electrons because they've achieved their goal। तो एटम्स करते क्या है? ऑक्टेट रूल के मुताबिक दे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, गेन करेंगे, लूज करेंगे, लेकिन उसका अल्टीमेट जो मकसद होता है वो यही होता है, टू हैव एन ऑक्टेट और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। इसीलिए इसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली आपका मकसद ये होता है दोनों एटम्स का। अब इसमें देखिए कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की 2 है। नाउ दिस इज इन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन जो है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होगी कि पहले शेल में हमेशा 2 होते हैं, अगले शेल में 8 होने चाहिए, उसके अगले शेल में 8 होने चाहिए। तो 8 मतलब इसमें 2 8 की आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगेन, मैं उनके लिए जिन्होंने बेसिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा हुआ, ये जरूरी नहीं है जानना, आपको ये टर्म्स जानने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखना कॉमास के साथ, दैट्स फाइन। ठीक है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एन ओवरऑल व्यू कि आपके आउटर मोस्ट, जो इसका आउटर मोस्ट शेल जो है ये वाला है, तो इसके अंदर पूरे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसीलिए ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है। सिमिलरली आर्गन जो है वो उसकी 2 8 8 है। आखिरी जो उसका शेल है उसके अंदर अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये देखो 2 करके इन्होंने डिपिक्ट किए हैं, ये दिस एंड दिस। ठीक है, तो अगेन इट आल्सो हैज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, जब आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, दे इन्वॉल्व अ कैट आयन एंड एन आयन। अब ये क्या होता है? बॉन्ड आपका, अगेन जो मैं बता रही हूँ, आयोनिक बॉन्ड फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब अकर करता है? व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, और फिर वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, कैट आयन। सो कैट आयन जो होता है वो पॉजिटिव आयन हो जाता है, और कि वो एटम बनता है, उसके ऊपर पॉजिटिव, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वो क्यों आता है? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज किए। सिमिलरली जिसको लूज करवाए, जिसके लिए लूज किए उसने, मतलब जिस एटम ने गेन किए इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड इट विल बिकम अ नेगेटिव आयन व्हिच इज कॉल्ड एन आयन। अगेन ये कैट और एन आयन की डेफिनेशन भी इधर ही है,
तो इसीलिए आपको ये भी जानने की जरूरत है कि वन ऑफ देम इज अ पॉजिटिव आयन, द अदर वन इज अ नेगेटिव आयन। ठीक है, जस्ट रिमेंबर द नेम्स। अच्छा, ये आयोनिक बॉन्ड की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। सो यू कैन सी कि ये सोडियम फ्लोराइड बनाने की कोशिश हो रही है। एक सोडियम एटम है आपके पास, एक फ्लोरीन का एटम है। अब इसमें ये आप देखें कि सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में 8 पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ना, 8 से ज्यादा शेल में नहीं आएंगे। तो अगला जो उसका एक जो बाकी रह गया है वो इसके आउटर मोस्ट शेल में आ जाएगा। सो यू कैन सी दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम इज इनकम्प्लीट। ठीक है, इसीलिए ये रेडी है टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, एंड बिकम अ पॉजिटिव आयन। फ्लोरीन ऑन द अदर हैंड, एज यू कैन सी कि इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे शेल में इसके 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके पास गुंजाइश है कि ये एक एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इट विल गिव टू फ्लोरीन, ताकि इसके पास एक यहाँ पे आ जाए और इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अचीव कर ले। ठीक हो गया, पढ़ भी लेते हैं। सोडियम एटम loses its single valence electron to the fluorine atom which has just enough space to accept it. The ions produced are oppositely charged and are attracted to each other due to electrostatic forces. अब क्योंकि इसने लूज किया तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। एज यू कैन सी यहाँ पे ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है वो वाला इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया है एंड गिव इट टू फ्लोरीन। फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया बिकॉज इट एक्सेप्टेड एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इनके ऊपर अब आप ये देखिएगा, सॉरी, अब ये देखिएगा कि जो आयंस प्रोड्यूस हो गए हैं इनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, एक के ऊपर प्लस है एक के ऊपर माइनस है। और फिर ये ऑपोजिट चार्ज जो आयंस है ये अट्रैक्ट होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस व्हिच बिकम्स अ बॉन्ड। ठीक है, अब ये एक आयोनिक बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो है लिथियम एंड फ्लोरीन है, अगेन अनदर एग्जांपल। अब लिथियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है क्योंकि पहला शेल इसका कंप्लीट है, पहले में 2 आते हैं, अगले में 1 आता है। सो इट हैज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू गिव टू फ्लोरीन। फ्लोरीन का अभी हमने देखा है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज 2 7। हाँ, और इसके पास गुंजाइश है कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। So lithium is going to give its 1 electron to fluorine and become a positively charged ion. Similarly, fluorine is going to accept an electron from lithium and become a negatively charged ion. Now, they oppositely charged ions are going to be attracted to one another and form an ionic bond. अच्छा जी, कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर आ जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो है, ठीक है, इट इज सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज अ केमिकल लिंक बिटवीन 2 atoms or ions in which electron pairs are shared between them. तो इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। सही है, these are multiple examples of a covalent bond. As you can see, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जनरली इन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं की, गलती ये की है। आई कैन मेक अ डिस्टिंक्शन। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के पास अपने आउटर मोस्ट शेल में। ठीक हो गया, और हाइड्रोजन के पास एक है, एक है सबके पास। हाइड्रोजन को चाहिए, अब हाइड्रोजन के पास एक है, हाइड्रोजन को चाहिए एक और 2 बनने के लिए टू हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और कार्बन के पास 4 हैं। ठीक है, तो उसको अगर 4 हाइड्रोजन से 4 और मिल जाए तो वो 8 बन जाएगा, विच इज वाई कार्बन के आउटर मोस्ट में, सपोज मैं लिख रही हूँ, दिस इज इंडिकेटिंग द आउटर मोस्ट शेल में 4 है। ठीक है, इमेजिन करें कि जो सर्कल्स है वो कार्बन है और जो क्रॉसेस है वो हाइड्रोजन है। अब आप देख सकते हैं कि दिस इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन ट्रांसफर नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन हैज टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स नाउ। ठीक है, तो कार्बन इज शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स विद हाइड्रोजन, बिकमिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली दिस इज अ बेटर एग्जांपल बिकॉज उसमें तो डिस्टिंक्शन नहीं थी। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना। आप देख लें कि नाइट्रोजन के पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में 5 हो गए। ठीक है, सो अब इसको 3 और एक्सेप्ट करने की गुंजाइश है इसके पास, ताकि ये 8 का फिगर अचीव कर सके। सिमिलरली हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इसको एक और चाहिए टू बिकम अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों की बेहतरी इसी में है कि वो शेयर कर लें और उसके बाद इवेंचुअली शेयर करके अपनी इलेक्ट्रॉन्स ये लोग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेते हैं। सो हाइड्रोजन विल बिकम 2 एंड नाइट्रोजन विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक हो गया। सिमिलरली विद H2O, ठीक है, अभी हम कोवेलेंट बॉन्ड की डिस्टिंक्शन में नहीं जा रहे कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, नॉन पोलर कौन सा होता है। एक जनरल आइडिया मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड का दे रही हूँ कि
it has to do with the sharing of electrons which eventually forms a bond. ठीक हो गया? अच्छा, अगेन इंट्रामोलेक्युलर देखिएगा आप कि ये H2O है, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई हुई है. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको 2 और चाहिए, और हाइड्रोजन के पास 1 है, तो ये शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, हाइड्रोजन का क्रॉस है, क्रॉस से डिपिक्ट हुआ है, ऑक्सीजन का सर्कल से हुआ है, तो शेयर करके दे मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड. This is a general concept of a covalent bond. So in the next lecture, I'm going to go into the further details of what a covalent bond is. ठीक है, क्या उसकी टाइप्स होती हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है. ठीक है, एंड होपफुली you'll have a better idea. Thank you so much.